Hello students, I am Savita Bhagat, Associate Professor, Department of Economics, DAV Centenary College, Faridabad. Today we are going to discuss the topic Foreign Exchange and Exchange Rate Policy in India. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि Foreign Exchange क्या होता है. Foreign Exchange means foreign currency like dollar, pound, yen, करेंसीज जो कि दूसरे देशों में यूज की जाती हैं. जैसे हमारे अपने देश में करेंसी है रुपी, वैसे ही वी हैव different currencies in different countries. So whenever we have to buy foreign goods, we need to have foreign currency. Apart from buying foreign goods, we need foreign currency for many other purposes also. बहुत सारे कार्यों के लिए हमें फॉरेन करेंसी चाहिए होती है, तो फॉरेन करेंसी दूसरे देश की करेंसी है. इसी तरह से उस फॉरेन करेंसी को खरीदने के लिए हमें एक रेट देना पड़ता है, एक प्राइस देनी पड़ती है, विच इज नोन एज एक्सचेंज रेट. तो एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ होम करेंसी. लाइक वी हैव टू बाय, सपोज वी हैव टू बाय डॉलर, तो हम 70 रुपए देते हैं, 70 रुपीज देते हैं, 71 देते हैं. दिस इज द प्राइस ऑफ द डॉलर. सो $1 कॉस्ट अस 70 रुपीज. दिस इज द फॉरेन एक्सचेंज रेट. तो एक्सचेंज रेट्स आर रिलेटिव. रिलेटिव मीन्स अगर $1 लेने के लिए 70 रुपए देने पड़ते हैं, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं या 1 रुपी इज इक्वल टू 1/$70. और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स होती हैं, लाइक वी हैव मार्केट्स फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज. सिमिलरली वी हैव मार्केट्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो. तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में बायर्स एंड सेलर्स हैं, एंड दोज बायर्स एंड सेलर्स दे बाय एंड सेल फॉरेन करेंसी, दे डील इन फॉरेन करेंसी, एंड दे बाय एंड सेल एट ए पर्टिकुलर रेट, which that rate is known as exchange rate, foreign exchange rate. तो आपको पता ही है कि बहुत सारे लोग इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, देन दे ट्रैवल अब्रॉड. बाहर हम भी जाते हैं, इंडिया से लोग बाहर जाते हैं, एंड वी हैव फॉरेनर्स कमिंग टू आवर कंट्री ऑल्सो. तो जब बहुत लोग आते जाते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बाहर जाके पढ़ते हैं, और ट्रैवलर्स ट्रैवल करते हैं, वी नीड फॉरेन करेंसी. तो फॉरेन करेंसी कंट्री में आती भी है और फॉरेन करेंसी कंट्री से बाहर जाती भी है. फॉरेन करेंसी हमें बाय भी करनी होती है और फॉरेन करेंसी लोग सेल भी करते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फॉरेन करेंसी मार्केट एंड एक्सचेंज रेट्स, हाउ दीज एक्सचेंज रेट्स आर डिटरमिन्ड. तो रेट्स जो होते हैं, दे कीप ऑन चेंजिंग लाइक अदर प्राइसेस इन द मार्केट. रेट्स ऊपर भी जा सकते हैं, रेट्स कम भी हो सकते हैं. If we buy $1 today for 70 rupees and tomorrow the rate goes up to 72 rupees, we say that dollar has become expensive. तो मैंने अभी कहा था ये relative चीज होती है फॉरेन करेंसी के रेट्स. तो अगर डॉलर एक्सपेंसिव हो गया है तो इट मीन्स रुपी सस्ता हो गया है. तो इसका मतलब हुआ कि रुपी की वैल्यू कम हो गई है. तो 70 से 75 जाने पे डॉलर हैज बिकम एक्सपेंसिव एंड रुपी जो है उसकी वैल्यू कम हो गई है. इसी तरह से अगर डॉलर का रेट 70 की जगह 65 हो गया, वी से दैट डॉलर हैज बिकम चीपर. तो आपको पता है चीपर हो जाएगा अगर डॉलर, तो वील टेंड टू बाय मोर डॉलर. तो डॉलर की डिमांड कब बढ़ती है? जब डॉलर का रेट कम हो जाता है. और डॉलर की डिमांड कब कम हो जाती है? जब डॉलर एक्सपेंसिव हो जाता है. तो जिन लोगों ने डॉलर बाय करना है, दे विल बाय लेस ऑफ डॉलर्स at 75 rupees, and those who have to buy dollar, they'll buy more at 65 rupees. तो 65 पर डॉलर की परचेज ज्यादा होगी in comparison to 75 rupees. And those who have to sell dollar, they'll sell less at 65 rupees and they'll sell more at 75 rupees. तो आप समझ सकते हैं दोनों तरह के लोगों पे जिन्होंने बाय और सेल करना होता है, रेट्स की मूवमेंट का डिफरेंट इफेक्ट आता है. तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि करेंसी की वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, और करेंसी की वैल्यूज के चेंज होने से उस पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी बहुत लोगों पे आते हैं. तो व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस एक्सचेंज रेट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज चेंजेस इन द डिफरेंसेस इन द इन्फ्लेशन रेट्स. हर कंट्री में इन्फ्लेशन का रेट्स होता है विच इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस. और वो प्राइसेस का इंक्रीज का रेट एक जैसा नहीं होता हर कंट्री में. किसी कंट्री में प्राइसेस ज्यादा इंक्रीज होते हैं, किसी में कम होते हैं. तो अगर इन्फ्लेशन का रेट हमारे यहाँ ज़्यादा है तो इट मीन्स हमारे कंट्री से लोग चीज़ें नहीं खरीदना चाहेंगे, और हमारे कंट्री की जो वैल्यू है, करेंसी की वैल्यू है, वो कम हो जाएगी. हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट कर जाती है इफ़ आवर इन्फ्लेशन रेट इज़ हायर दैन द ट्रेडिंग पार्टनर्स. तो इसी तरह से इंटरेस्ट रेट्स के डिफरेंस से भी एक्सचेंज रेट्स में चेंजेस आते हैं. हाउ डज इंटरेस्ट रेट्स इफेक्ट अवर एक्सचेंज रेट्स? इंटरेस्ट अगर हमारे यहाँ ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट्स, तो इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दे विल ब्रिंग मोर फॉरेन करेंसी. हमारे यहाँ करेंसी का इनफ्लो होगा,
तो हमारी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट कर जाएगी। और अगर हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो पीपल विल टेक आउट देयर मनी फ्रॉम आवर कंट्री टू फॉरेन कंट्रीज, तो फिर हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो डेप्रिशिएट कर जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट्स क्या होते हैं? करंट अकाउंट डेफिसिट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में हम देखते हैं करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होते हैं। करंट अकाउंट्स में बेसिकली इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, सर्विसेज का, गुड्स का, एंड देन वी हैव रिमिटेंसेस इन करंट अकाउंट डेफिसिट्स, और भी बहुत सारी चीजें, ट्रांसफर पेमेंट्स वगैरह भी करंट अकाउंट डेफिसिट्स में आती हैं, तो करंट अकाउंट्स में आती हैं। तो करंट अकाउंट्स के डेफिसिट्स अगर ज्यादा होंगे तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर जाएगी। इट मींस आउटफ्लो ऑफ करेंसी इज मोर दैन द इनफ्लो। फॉरेन करेंसी के अगर हम दो साइड्स बनाएं, ऑन वन साइड वी राइट इनफ्लोज एंड ऑन द अदर साइड इफ वी राइट आउटफ्लोज, ऑन द वन साइड वी राइट रिसीट्स एंड ऑन द अदर साइड वी राइट पेमेंट्स। एक ही बात है, रिसीट्स लिखेंगे तो इनफ्लो होगा, पेमेंट्स लिखेंगे तो आउटफ्लो होगा। तो फॉरेन करेंसी की एक तरफ डिमांड आएगी, एक तरफ सप्लाई आएगी, और वो डेफिसिट्स अगर हमारे करेंसी में है, करंट अकाउंट में डेफिसिट्स हैं, तो इट मींस कि हमारा करेंसी डेप्रिशिएट कर जाएगी। इसी तरह से अगर कंट्री में पब्लिक डेट बहुत हाई है, पब्लिक डेट मींस गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग टू मच बियॉन्ड इट्स लिमिट्स, तो उस पब्लिक डेट को रीपे करने के लिए गवर्नमेंट विल हैव टू बोरो मोर और गवर्नमेंट विल हैव टू प्रिंट मोर करेंसी। और अगर हम अपनी करेंसी और ज्यादा प्रिंट करेंगे तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, इससे भी हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, तो वो डी वैल्यू हो जाएगी। तो पब्लिक डेट हायर है, लार्जर साइड पे है, तो उस करेंसी की वैल्यू भी कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट विच इन्फ्लुएंसेस एक्सचेंज रेट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड इज प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स की प्राइसेस जो हमें मिलती है, एंड इंपोर्ट्स की प्राइसेस व्हाट वी हैव टू पे। इफ वी हैव टू पे मोर फॉर import prices than we get for export prices, तो इसका मतलब हमारे terms of trade unfavorable है। तो terms of trade can be favorable and unfavorable for our country। अगर अनफेवरेबल है तो उसका भी एक्सचेंज रेट पे नेगेटिव इफेक्ट होगा, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर फेवरेबल है टर्म्स ऑफ ट्रेड तो फिर करेंसी की वैल्यू हमारी अप्रिशिएट कर जाएगी। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। व्हाट डू वी मीन बाय स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस? अगर बेसिकली कंट्री हमारा स्ट्रॉन्ग है, उसकी जीडीपी हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट कम है, इन्फ्लेशन रेट कम है, तो हमारी कंट्री परफॉर्म अच्छा कर रही है। और अगर हमारी कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है तो हमारी करेंसी भी अच्छा परफॉर्म करेगी, हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी, वीक नहीं होगी, उसका हमें रेट ज्यादा मिलेगा। और now coming to fixed and flexible rates of exchange. After discussing that what are the various factors which affect exchange rates, we'll discuss about two systems of exchange rates which have been which have prevailed in the world. One is fixed exchange rate and second is flexible rates of exchange. तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स दुनिया में चलते रहे 1870 से लेकर, जैसा मैंने लिखा है, 1914 तक। तो 1870 से लेकर 1914 तक गोल्ड स्टैंडर्ड था दुनिया में। गोल्ड स्टैंडर्ड मींस करेंसी गोल्ड की होती थी, गोल्ड के कॉइन्स होते थे और उनकी वैल्यू के बेसिस पे रेट्स फिक्स होते थे और रेट्स वो फिक्स्ड ही रहते थे। तो उस समय आपस में बहुत मॉनेटरी कोऑपरेशन था अमंग द कंट्रीज, वेरियस कंट्रीज विच वर पार्ट ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, और गोल्ड का आना जाना और इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स एवरीथिंग वाज फ्री। Relatively there were no restrictions imposed on imports and exports of gold and of goods also. तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का सिस्टम था और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स के देयर वर मेनी बेनिफिट्स। और लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एंड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये एक्सचेंज रेट का सिस्टम खत्म हो गया, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का, और उसकी जगह IMF एग्जिस्ट करने लग गया। IMF बन गया इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट मॉनेटरी कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज, जो कि पहले थी लेकिन वॉर के टाइम पे वो कोऑपरेशन खत्म हो गई, सारा फाइनेंशियल सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा गया। इस वजह से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा हर देश को कि वो अपनी अपनी करेंसी की वैल्यू बता दें, अब दोबारा से बता दें डॉलर में, और डॉलर को यूएस ने कहा कि वो उसको कन्वर्ट कर देगा गोल्ड में। इसका मतलब हर कंट्री ने अपनी करेंसी की वैल्यू डॉलर में बतानी थी IMF को, जो जो उसके मेंबर्स थे, एंड यूएस डिक्लेयर्ड दैट इट विल कन्वर्ट इट्स डॉलर इनटू गोल्ड। तो हर कंट्री जो था वो एक्सचेंज अपनी कंट्री की करेंसी को पेग कर दिया उसने डॉलर के साथ, एंड any country could change the value of its currency linked to dollar by 10% after notifying the fund। इसका मतलब कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड के समय पे रेट्स फिक्स हुआ करते थे उसको भी जब वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद IMF ने कोशिश की कि दोबारा से उस सिस्टम को रिस्टोर किया जाए और हर देश को कह दिया कि वो अपनी कंट्री को करेंसी को पेग करेगा। तो अपनी कंट्री की करेंसी को पेग करते समय साथ में उनके साथ एक कंडीशन हो गई कि दे कुड चेंज द प्राइस बाय 10% ओनली आफ्टर नोटिफाइंग द फंड। तो मॉनेटरी जो अथॉरिटीज हैं, जो RBI है या किसी भी देश की जो मॉनेटरी अथॉरिटी करेंसी की वैल्यू को फिक्स करती थी, इस तरह से जब वो रेट फिक्स किए गए तो दीज वर नोन एज पेग्ड एक्सचेंज रेट्स।
तो ये सिस्टम बन गया पैक्ड एक्सचेंज रेट्स का। तो पहले सिस्टम बिल्कुल फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स का था और अब पैक्ड एक्सचेंज रेट्स थे आईएमएफ के बनने के बाद, और इंडिया भी आईएमएफ का मेंबर रहा है, तो इंडिया ने भी इस पैक्ड एक्सचेंज रेट्स को अडॉप्ट किया। नाउ कमिंग टू आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ फिक्स्ड रेट्स ऑफ एक्सचेंज। फिक्स्ड रेट्स ऑफ एक्सचेंज क्यों दुनिया में चलते रहे और क्या उसके फायदे हुए? द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट एडवांटेज which people had because of fixed rate of exchange, countries had because of fixed rate of exchange, that was कि इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत बढ़ावा मिला, इंकरेजमेंट मिली, क्योंकि देयर वाज नो चेंज, देयर वाज नो फियर ऑफ चेंज इन द एक्सचेंज रेट। एक मन में अनसर्टनिटी होती है देशों के लोगों के जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं कि रेट चेंज हो सकता है, और वो जो रेट चेंज हो सकता है तो इंटरनेशनल ट्रेड फिर उतना बढ़ता नहीं है। तो फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज में हमें पता था कि हमने किस रेट पे इन्वेस्ट किया है, किस रेट पे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किस रेट पे इंपोर्ट कर रहे हैं, एंड दैट रेट इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है, इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ता है, देशों में इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ती हैं, और सबसे बड़ा फायदा होता है कि देयर इज नो स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन एंड हेजिंग। जबकि एक्सचेंज रेट्स अगर फ्लेक्सिबल होते हैं तो एक्सचेंज रेट्स में फ्लेक्सिबिलिटी का लोग फायदा उठाना चाहते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों को, कुछ न्यूज़ ऐसी आ जाती हैं कि रेट्स बढ़ने वाले हैं या रेट्स गिरने वाले हैं, एंड दे मेक अकॉर्डिंगली चेंजेस इन देयर बिहेवियर, बाय करने लग जाते हैं या सेल करने लग जाते हैं, और स्पेकुलेटर्स जो हैं सारी मार्केट को डिस्टर्ब कर देते हैं। दे कीप ऑन बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी टू मेक प्रॉफिट्स, और स्पेकुलेशन खत्म हो जाती है फिक्स्ड रेट्स ऑफ एक्सचेंज में। अगला एक सबसे अच्छा पॉइंट है कि इंटरनल स्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि हमें पता है वी हैव टू कीप अवर रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स्ड। दैट इज व्हाई कंट्रीज ट्राई टू कीप देयर इन्फ्लेशन ऑल्सो अंडर कंट्रोल, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो गई तो फिर उनको रेट को कम करना पड़ेगा, तो वो नहीं चाहते हैं कि रेट चेंज हो। तो अगर आपका प्रायर सबसे फोरमोस्ट जो ऑब्जेक्टिव है, प्रायोरिटी जो है, वो है एक्सचेंज रेट को फिक्स करना, देन यू विल ऑल्सो ट्राई टू कीप योर इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। और इस फिक्स रेट के ज़माने में ये भी एक फ़ायदा गिना गया, उसका एक एडवांटेज गिना गया कि ऐसे कंट्रीज़ जिनमें एक्सचेंज रेट्स फिक्स होते हैं, इन्वेस्टर्स मेक इन्वेस्टमेंट्स इन सच कंट्रीज़, क्योंकि उनको फिर वही बात है कि उनको पता है कि वो जब अपनी इन्वेस्टमेंट्स को वापस लेंगे उस कंट्री में से, विड्रॉ करेंगे, तो उनको रेट्स फिक्स्ड के हिसाब से रिटर्न्स मिल जाएंगे। सो दीज वर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ फिक्स्ड रेट्स ऑफ एक्सचेंज। लेकिन एज वी नो दैट एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स के जहाँ फायदे हैं वहाँ फिक्स्ड रेट्स एक्सचेंज के कुछ नुकसान भी हैं। तो नुकसान क्या है? सबसे पहली बात यही है कि हमें रेट ऑफ एक्सचेंज को फिक्स रखना है। हमारी इंटरनल स्टेबिलिटी, मे बी वी आर एबल टू मेंटेन दैट और नॉट, वी विल हैव टू फोरगो आवर इंटरनल स्टेबिलिटी। इंटरनल स्टेबिलिटी में क्या है? प्राइसेस हैं। अगर एक्सचेंज हमारा फॉरेन एक्सचेंज बहुत आ गया और हमारा रेट जो है वो फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आने से गिरना चाहता है, तो जो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ हैं दे विल हैव टू बाय फॉरेन एक्सचेंज। इसी तरह से अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है तो दे विल हैव टू सेल फॉरेन एक्सचेंज। इसका मतलब है कि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत सारे होने चाहिए, बहुत बड़ा पूल होना चाहिए। दे मस्ट मेंटेन ए लार्ज पूल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आउट ऑफ विच दे आर रेडी टू सेल एंड बाय। और वो बाय एंड सेल जब फॉरेन एक्सचेंज करेंगे तो उससे देश के अंदर मनी सप्लाई चेंज हो जाएगी, एंड व्हेन मनी सप्लाई चेंजेस दैट कैन लीड टू चेंजेस इन द प्राइसेस ऑल्सो। तो अपने अंदर देश के हमें डोमेस्टिक कंट्री में कभी इन्फ्लेशन हो सकता है, कभी डिफ्लेशन हो सकता है। तो फिक्स्ड रेट एक्सचेंज में हमें एक्सचेंज रेट ही फिक्स रखना पड़ेगा, बाकी इंटरनल स्टेबिलिटी हमारे हाथ में नहीं रहती, मॉनेटरी अथॉरिटी के पास नहीं रहती। इसका ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। एंड लास्ट पॉइंट विच आई हैव रिटन इज कि फिक्स्ड रेट्स ऑफ एक्सचेंज तब काम करते हैं जब कंट्रीज में आपस में बहुत कोऑपरेशन होती है, सहयोग होता है। जहां कंट्रीज में कोऑपरेशन नहीं रहती, कोई भी अनसर्टनिटी का टाइम आ जाता है, लाइक वॉर हो गई, डिप्रेशन हो गया, कंट्रीज ने कोऑपरेट करना बंद कर दिया, मूवमेंट गुड्स की कम हो गई, बंद हो गई, तो देन कंट्रीज बिकम वेरी नेशनलिस्टिक। तो जब वो बहुत अपने कंट्री के बारे में सोचने लग जाते हैं, अपने कंट्री में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन नहीं चाहते हैं, देन फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट वर्क। फिक्स्ड रेट्स ऑफ एक्सचेंज खत्म भी हो गए दुनिया में से। और अब हम आते हैं फ्लेक्सिबल रेट्स ऑफ एक्सचेंज पे। फ्लेक्सिबल रेट्स ऑफ एक्सचेंज, जैसा कि मैंने कहा कि इससे मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। यू कैन expand or restrict the supply of your own domestic currency according to your own objectives. आपको फिर टारगेट्स फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के फिक्स नहीं करने हैं, पूरे नहीं करने हैं, बल्कि आप अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को खुद से बना सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इक्विलिब्रियम अपने आप मेंटेन होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, बिकॉज रेट्स कीप ऑन चेंजिंग बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई चेंज हो जाने से, जैसे मार्केट में वेरियस गुड्स हैं उनके रेट चेंज हो जाते हैं, इसी तरह से एक्सचेंज रेट के भी, फॉरेन एक्सचेंज के भी रेट्स चेंज होते रहते हैं। और फॉरेन एक्सचेंज के रेट्स चेंज होने का मतलब है इफ डिमांड इज मोर, रेट विल गो अप, एंड व्हेन रेट्स गो अप पीपल विल डिमांड लेस। अपने आप ही वो नेचुरल चीजें चेंज होती जाएंगी और बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डिसइक्विलिब्रियम है
they can be taken care of. और इसके डिसएडवांटेजेस सबसे ज्यादा बड़े यही हैं. अर्लियर ऑल्सो वी वर डिस्कसिंग कि इट इनकरेजेस स्पेकुलेशन, कि इसमें स्पेकुलेशन हो सकती है क्योंकि लोगों को पता है रेट्स चेंज हो रहे हैं, बढ़ने हैं, घटने हैं. जैसे कंट्री में हम इन्फ्लेशन देखते हैं, एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं लोगों की, कि लोगों को पता लगता है कि रेट्स बढ़ रहे हैं, तो दे स्टार्ट स्टोर स्पेकुलेटिंग ऑल्सो, ज़्यादा बाय करने लग जाते हैं, स्टोर करने लग जाते हैं. सिमिलरली इन केस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो मार्केट्स में स्पेकुलेटर्स आ जाते हैं एंड दे स्टार्ट बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज, अगर वो इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं. तो इससे जो इंटरनेशनल ट्रेड और कैपिटल का जो स्मूथ फ्लो है दैट कैन बी हिंडर्ड, और इसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सचेंज रेट्स चेंज होने से हमारी इंटरनल स्टेबिलिटी पे भी इफेक्ट होता है. जैसे एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, बहुत बढ़ गया, हमारी ये बहुत डिपेंडेंस है, लाइक वी डिपेंड फॉर कंजम्पशन ऑफ ऑयल ऑन फॉरेन कंट्रीज, और अगर एक्सचेंज रेट चेंज हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है, तो हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ जाता है, और इंपोर्ट का बिल बढ़ जाता है तो सारी कंट्री में हमारे प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं. तो हम एक्सचेंज रेट्स को देख सकते हैं कि कैसे फ्लेक्सिबल रेट्स ऑफ एक्सचेंज काम करते हैं थ्रू दीज टू डायग्राम्स. ये सब बच्चों को पता ही होते हैं. डिमांड का ग्राफ है और सप्लाई का ग्राफ है. डिमांड के ग्राफ में और सप्लाई के ग्राफ में ऑन वाई एक्सिस वी हैव टेकन प्राइस. देखो लिखा हुआ है रुपीज पर डॉलर. इट मीन्स हाउ मच रुपीज वी हैव टू स्पेंड फॉर बाइंग $1. तो डिमांड फॉर डॉलर्स जो है दैट इज नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व, एंड सप्लाई ऑफ डॉलर्स ये पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व है. इट मीन्स ज्यादा हमें प्राइस मिलेगी रुपीज में डॉलर की, तो सप्लाई करने वाले ज्यादा सप्लाई करेंगे और डिमांड करने वाले कम डिमांड करेंगे. एंड इफ वी कम टू नेक्स्ट स्लाइड which shows how the rate of exchange is determined. So the exchange rate is determined by the intersection of demand and supply curves. तो ये आपने देखा है, कभी भी किसी भी commodity की आप demand and supply basic microeconomics में पढ़ते हैं, तो we have seen this kind of graph. Here the difference is, instead of taking any commodity on x-axis, we have taken foreign currency. So foreign currency is also a commodity. Its demand and supply is taken on x-axis and its price on y-axis. So the equilibrium rate is determined where supply is equal to demand, and that rate is E. So from 0 to E, this is our exchange rate which is normal according to the markets. अगर हमारी देखते हैं हम कि रेट E डैश है, तो E डैश पे क्या देखेंगे? E डैश रेट अगर हायर रेट है तो सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, तो सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, ऑटोमेटिकली क्या होगा, रेट्स नीचे आ जाएंगे. और अगर E2 पे आप नीचे वाले रेट्स पे देखते हैं तो डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, क्योंकि रेट बहुत कम है, तो पीपल विल डिमांड मोर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. अब वो जो ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज मांगेंगे तो धीरे धीरे रेट्स बढ़ने लग जाएंगे. तो दिस इज इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज विद द फोर्सेस ऑफ डिटरमिन्ड विद द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. और ये रेट्स चेंज कब होते हैं? दीज रेट्स चेंज when there is an increase in demand or increase in supply, or decrease in demand or decrease in supply. तो मैंने दो ग्राफ्स हमने लिए हैं इस स्लाइड पे. तो what do we want to show through these graphs? In first graph we can see the demand curve आगे चला गया, डिमांड कर्व बढ़ गया, डिमांड कर्व आगे शिफ्ट कर गया. इट मींस डिमांड बढ़ गई है फॉरेन करेंसी की. तो जो रेट है हमारा वो आर पे था इक्विलिब्रियम पहले, और वो आर डैश पे चला गया. इट मींस किसी भी वजह से डिमांड बढ़ गई है फॉरेन करेंसी की, या तो इंपोर्टर्स ज्यादा मांग रहे हैं, या स्टूडेंट्स ने बाहर ट्रेवल करना है, या इन्वेस्टर्स वांट टू इन्वेस्ट अब्रॉड, कोई भी वजह है जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ गई है, या यहाँ से लोग जो डॉलर्स पहले लेके आए हुए थे दे वांट टू टेक आउट देयर मनी फ्रॉम आवर कंट्री, किसी भी रीजन की वजह से, तो फिर करेंसी का रेट, फॉरेन करेंसी का रेट बढ़ जाता है. तो दूसरी तरफ हमने क्या दिखाया है कि करेंसी की सप्लाई, फॉरेन करेंसी की सप्लाई ज्यादा आ गई है. इन्वेस्टर्स आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया. हो सकता है ऐसा भी हो जाए, अभी तो लोग बहुत सारे बाहर पढ़ने जा रहे हैं. मे बी दिस विल ऑल्सो हैपन समडे दैट स्टूडेंट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आर कमिंग टू इंडिया टू स्टडी. तो ऐसे में सप्लाई डॉलर्स की बढ़ जाएगी, और सप्लाई डॉलर्स की बढ़ जाए, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें और एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट करके बहुत सारे डॉलर्स लाएं, तो रेट्स क्या हो जाएंगे, जो आर पे रेट है वो आर डैश पे आ जाएगा. इट मींस रेट कम हो जाएगा फॉरेन करेंसी का. तो रेट्स कैसे चेंज होते हैं? रेट्स चेंज होते हैं ड्यू टू चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई. नाउ कमिंग टू एक्सचेंज कंट्रोल इन इंडिया. आपको पता है जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ हमें बहुत डॉलर्स की जरूरत थी, इंपोर्ट्स पे हमारी बहुत डिपेंडेंस थी. हमने अपनी करेंसी को तब पेग किया था पाउंड स्टर्लिंग के साथ, और जब पाउंड स्टर्लिंग के साथ पेग किया था तो द रेट वाज 13.33 पर पाउंड स्टर्लिंग, और ये था 4.75 फॉर अ डॉलर इन 1949. और आरबीआई ने ये रेट्स फिक्स किए. आरबीआई मेंटेन्ड द पार वैल्यू ऑफ द रूपी. दिस वाज नोन एज पार वैल्यू. This par value was maintained by RBI and within the permitted margin of plus minus 1%. Plus minus 1%. I mean, it could be changed और RBI के द्वारा. और धीरे धीरे हमने देखा कि
हमें दिक्कतें हो रही हैं, हमारे लोन्स बड़े ज़्यादा थे, डेट्स बड़े ज़्यादा थे, फिर 62-65 की वॉर हुई, फिर इन्फ्लेशन कंट्री में बहुत ज़्यादा हो गई, कोई ड्राउट्स के पीरियड आ गए, तो 1966 में वी हैड टू डीवैल्यू अवर करेंसी। डीवैल्यू हमने 36.5% किया, तो जो डॉलर का रेट हमने $4.75 1949 में फिक्स किया था, दैट केम डाउन टू 7.10। इसका मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई और डॉलर एक्सपेंसिव हो गया। दिस इज नोन एज डीवैल्यूएशन। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इस बात को कि डीवैल्यूएशन से हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, और गवर्नमेंट ने की, आरबीआई ने करी 1966 में। इसके बाद ये सिस्टम हमारा जो पैग किया हुआ था हमने, ये चलता रहा 1971 तक। लेकिन ब्रेटन वुड सिस्टम जो था, आईएमएफ वाला सिस्टम था, जिसमें सब करेंसीज ने अपने को डॉलर के साथ लिंक किया था, दैट सिस्टम ब्रोक डाउन। दैट सिस्टम ब्रोक डाउन इन 1971। तो क्योंकि यूएस ने अपनी कन्वर्टेबिलिटी की जो क्लॉज रखी थी कि डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, दे सस्पेंडेड दैट कन्वर्टेबिलिटी क्लॉज। और फिर इंडिया ने 1975 ऑनवर्ड्स, इंस्टेड ऑफ पेगिंग अवर करेंसी ओनली टू डॉलर और पाउंड, हमने किससे पैग कर दिया, फिर बास्केट ऑफ करेंसी से, जिनके साथ हमारा बहुत ट्रेड था, उन कंट्रीज की करेंसीज की बास्केट के साथ हमने अपनी करेंसी को लिंक कर दिया। और उस करेंसीज में क्या वेट्स रखे गए, that was kept confidential by the RBI so as to avoid speculation। इसका मतलब एक करेंसी की बास्केट बनाई गई जिसमें करेंसीज थी कुछ देशों की जिनके साथ हमारा व्यापार था, और उनके साथ अपनी करेंसी को हमने लिंक कर दिया। और इस समय में सारी करेंसी जो हमारी रहती थी, फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, वो कंट्रोल्ड थी। कंट्रोल का मतलब था सब आरबीआई के कंट्रोल में था, और जो भी रेट्स फिक्स किए जाते थे वो आरबीआई के द्वारा ही होते थे। एंड व्हेनेवर somebody brought foreign currency from abroad, तो उसको सारी आरबीआई को ही देनी पड़ती थी। द रेट वाज डिसाइडेड बाय आरबीआई। और इसी तरह से अगर किसी को कंट्री में से फॉरेन करेंसी चाहिए थी टू इंपोर्ट गुड्स, या टू ट्रेवल अब्रॉड, या टू मेक इन्वेस्टमेंट, वो सारी की सारी उनको आरबीआई से लेनी पड़ती थी। तो फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल था पूरे का पूरा। और आपको पता है ये फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल क्यों लगाया गया, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री अभी भी है, और उस समय तो बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। तो सारी जिम्मेवारी आरबीआई को दी गई ऑफ मैनेजिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड एक्सचेंज रेट्स। तो फॉरेन एक्सचेंज वाज ए, अगेन आई एम रिपीटिंग, इट वाज ए कंट्रोल्ड कमोडिटी। तो रेट्स वर फिक्स्ड बाय आरबीआई, और ऑल द एक्सचेंज जो भी हम अर्न करते थे एक्सपोर्टर्स, दैट हैड टू बी डिपॉजिटेड विद द आरबीआई, और इंपोर्टर्स को भी आरबीआई से ऑफिशियल एक्सचेंज रेट के ऊपर ही खरीदना पड़ता था। एक तरीके से अगर हम देखें तो उस समय आरबीआई ने थोड़ा इंपोर्टर्स को सब्सिडाइज किया था, बिकॉज वी वांटेड टू हैव सो मच ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, जिसमें इसेंशियल भी थे बहुत सारे, टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट्स, कैपिटल इंपोर्ट्स, फूड का इंपोर्ट, डिफेंस का इंपोर्ट। तो इंपोर्ट्स बहुत सारे थे, और एक्सपोर्ट्स की हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी उस समय। तो हमने इंपोर्ट्स को थोड़ा सब्सिडाइज रखने के लिए अपने रेट्स को, हमने फॉरेन करेंसी के रेट्स को कम रखा हुआ था, अपनी करेंसी को ओवर वैल्यू किया था। तो एक्सपोर्टर्स वर नॉट हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को तो उसमें से पैसे ज्यादा नहीं मिलते थे। मार्केट में फॉरेन करेंसी की डिमांड बहुत ज्यादा थी, लेकिन फॉरेन करेंसी कंट्रोल्ड कमोडिटी थी। आप भी देखते हैं जैसे चीजों का राशन हो जाता है, तो ओपन मार्केट में तो डिमांड बहुत होती है, लेकिन राशन की शॉप से हमें उतना ही सामान मिलता है। इफ यू आर एलोकेटेड ओनली 5 kg ऑफ शुगर पर फैमिली, और आपकी नीड जो है 7 की है, 8 की है, 10 की है, तो फिर आप कहीं ना कहीं से तो पूरा करेंगे। तो इसी तरह से इंडिया में भी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड ज्यादा थी, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज उतना था नहीं, तो इसलिए रेट्स, एक इलीगल मार्केट भी डेवलप हो गई थी। और एक्सपोर्टर्स को भी लगता था कि दे आर नॉट गेटिंग ड्यू रिटर्न्स, अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको ठीक पैसे वापस नहीं मिलते हैं, क्योंकि इंपोर्टर्स के लिए सब्सिडाइज था, लेकिन एक्सपोर्टर्स को उसमें फायदा नहीं हो रहा था। तो फॉरेन करेंसी को हमने अंडर वैल्यू किया था, that helped to save us on imports, but exporters did not get adequate returns। इस सारी समस्या की वजह से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती रही, जिसकी वजह से हमारा ये जो सिस्टम, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था, इससे हमारे रिजर्व्स बहुत लो चले गए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने कम हो गए जुलाई 1991 में कि वो $1 बिलियन तक रह गए, और बहुत ही थोड़े टाइम का हम इंपोर्ट का बिल पूरा कर सकते थे। तो दैट लेड इंडिया इनटू ए क्राइसिस, एक क्रिटिकल सिचुएशन में इंडिया पहुंच गया 1991 में। और फिर हमने एक कमेटी, मॉनेटरी सारी कंडीशंस को देखते हुए रंगराजन कमेटी बनाई कि किस तरह से अपने सिस्टम को हम दोबारा से रिन्यू करें, रिजुविनेट करें, ठीक करें। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि इंडिया को लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम यूज करना चाहिए। लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे पहले हमने जो ट्राई किया, दैट वाज ड्यूअल एक्सचेंज रेट सिस्टम, क्योंकि एकदम ऑफिशियल एक्सचेंज रेट से हमने पूरी तरह फ्री नहीं कर दिया एक्सचेंज रेट को, ड्यूअल एक्सचेंज रेट बनाया। ड्यूअल एक्सचेंज रेट में क्या कहा गया कि जो एक्सपोर्टर्स आएंगे वो 40% फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आरबीआई को ही देंगे, अभी भी उसी रेट पे जो ऑफिशियल एक्सचेंज रेट है, एंड
थोड़ा मार्केट को खोल भी दिया गया, एंड 60% ऑफ द एक्सचेंज दे कैन सेल इन द ओपन मार्केट, जो भी उनको मार्केट का रेट्स मिलेंगे। इसका मतलब दो रेट्स हो गए, वन वाज ऑफिशियल एक्सचेंज रेट एंड सेकंड वाज मार्केट एक्सचेंज रेट। तो मार्केट एक्सचेंज रेट डेफिनेटली ज्यादा था, तो उसमें 60% जो थे एक्सपोर्टर्स अपनी सीट्स को उसमें कन्वर्ट कर सकते थे। अल्टीमेटली सारी ये बात को 1994 में ही चेंज कर दिया गया अगेन, क्योंकि आपको पता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वाज द पॉलिसी व्हिच वाज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट इन फ्रॉम 1991 ऑनवर्ड्स। तो उसमें एक्सचेंज को भी उन्होंने, फॉरेन एक्सचेंज को भी और एक्सचेंज रेट को भी सारा लिबरलाइज कर दिया और रुपी को ऑलमोस्ट कन्वर्टेबल बना दिया, फुली कन्वर्टेबल ऑन करंट अकाउंट। इट मीन्स कि जितनी भी फॉरेन करेंसी देश में लाएगा कोई भी, करंट अकाउंट पे, करंट अकाउंट की जो आइटम्स हैं, करंट अकाउंट के जो हेड्स हैं, उसके अंडर जो भी फॉरेन करेंसी कोई भी लाएगा या किसी को भी लेके जानी होगी उसी हेड्स में, तो वो अपना मार्केट से खरीद सकते हैं और मार्केट में ही बेच सकते हैं। मार्केट में आरबीआई ने क्या कर दिया, ऑथोराइज डीलर्स डाल दिए। ऑथोराइज डीलर्स जो थे वो बैंक्स, जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स एंड सम अदर एंटिटीज आल्सो, दे वर अलाउड टू फ्रीली सेल एंड बाय फॉरेन करेंसी। मार्केट डिटर्मिन्ड रेट्स हो गए, और मार्केट डिटर्मिन्ड रेट्स के ऊपर आरबीआई ने उनको अलाउ किया कि वो बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, और रुपी को कन्वर्टेबल कर दिया। तो इस तरह से आरबीआई अभी भी सिस्टम्स को मैनेज कर रहा है, मैनेज्ड है ये एक्सचेंज रेट सिस्टम, लेकिन उस तरह से मैनेज नहीं है जैसे पैगिंग के टाइम पे था या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स के टाइम पे था या जब पूरा ऑफिशियल एक्सचेंज रेट था। ऑन करंट अकाउंट इंडियन रुपी हैज बिकम ऑलमोस्ट कन्वर्टेबल। तो आप रुपी को चेंज करके कोई करेंसी ले सकते हैं और कोई करेंसी को देके रुपी भी ले सकते हैं। तो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अब $500 बिलियन के आसपास पहुंच गए। तो आप देखिए कि जब हमने इसमें लिबरलाइज सिस्टम अडॉप्ट किया है तो इंडिया का एक्सचेंज रेट कितना, एक्सचेंज के जो रिजर्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो भी कंट्री की स्ट्रेंथ को दिखाते हैं। जैसे मैं कह रही थी जीडीपी या एम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन का रेट, इसी तरह से जो हमारे पास कितने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी कंट्री की स्ट्रेंथ को बताते हैं। तो हमारा कंट्री उस तरह से बहुत स्ट्रांग हो गया कि हमारे पास अब $500 बिलियन के आसपास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज रेट्स की। तो थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज रेट्स क्या हैं? थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज रेट्स में अभी हमने बात की थी, गोल्ड स्टैंडर्ड था जिसमें रेट्स फिक्स होते थे। उस थ्योरी का नाम है मिंट पैरिटी थ्योरी। तो मिंट पैरिटी थ्योरी में मिंट में कॉइन्स बनाए जाते हैं। तो इट मीन्स कि जो कॉइन्स बनाए जाते हैं उनमें गोल्ड का कंटेंट कितना है। सो बिफोर वर्ल्ड वॉर वन, ब्रिटिश पाउंड कंटेन्ड 113.0016 ग्रेन्स ऑफ गोल्ड। गोल्ड का कॉइन था तो उसमें इतने ग्रेन्स ऑफ गोल्ड था, और अमेरिकन डॉलर कंटेन्ड 23.2200 ग्रेन्स ऑफ गोल्ड। इसका मतलब अगर एक पाउंड में इतना सोना है, डॉलर में इतना सोना है, और अगर हम उनको कन्वर्ट करें गोल्ड के वेट के आधार पर तो क्या निकला, 1 पाउंड वाज इक्वल टू $4.866। दैट वाज नोन एज द मिंट पैरिटी एक्सचेंज। मिंट पैरिटी एक्सचेंज, इसको याद रखिएगा, पाउंड एंड डॉलर के बीच में जो टकसाल में सोना बना, टकसाल में जो कॉइन्स बने, उसके आधार पर अगर पैरिटी करें, पैरिटी मीन्स इक्वालिटी, पैरिटी मीन्स बराबरी, तो मिंट पैरिटी एक्सचेंज था 1 pound is equal to $4.866, and these rates were almost fixed rates। मैं तभी कह रही थी कि गोल्ड स्टैंडर्ड में रेट्स फिक्स थे और रेट्स थोड़ा सा ऊपर जा सकते थे, जिसको हम कहते थे गोल्ड इंपोर्ट पॉइंट्स और गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट्स। तो ये फाइनल पॉइंट्स हैं थ्योरी के, लेकिन आप इतना समझ सकते हैं कि गोल्ड के कंटेंट के हिसाब से गोल्ड कितना कितना किसी करेंसी में है, उसके बेसिस पे एक्सचेंज रेट्स फिक्स्ड होते थे, एंड एक्सचेंज रेट्स वर फिक्स्ड एट दैट टाइम। Second theory is purchasing power parity theory. Purchasing power parity theory is also known as triple P theory. इसमें हम ये देखते हैं कि how much money is required to buy a bundle of goods in one country and how much money is required to buy the same bundle of goods in other country so that their purchasing power becomes equal. तो ट्रिपल पी थ्योरी के हिसाब से अगर मैं एग्जांपल दूं कि जैसे मान लीजिए in order to buy one burger in India we have to spend 70 rupees and for the same burger in America we paid $1. तो इट मीन्स ऑटोमेटिकली $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, ऐसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी हो गई कि इसका मतलब इतने 70 रुपए की जो पैरिटी है वो $1 के बराबर आती है इंडिया और यूएस की। और अगर इसमें तो मैंने सिर्फ बर्गर की बात करी है, इफ यू टेक ए बास्केट ऑफ गुड्स एंड कंपेयर द प्राइसेस ऑफ दोज गुड्स इन वन कंट्री एंड इन अदर कंट्री, दैट कैन ऑल्सो लीड टू, दैट कैन गिव अस परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी से हम एक्सचेंज रेट्स फिक्स कर सकते हैं। और अगर हमारी बास्केट ऑफ गुड्स जो है किसी भी देश में महंगी या सस्ती हो जाती है, अकॉर्डिंगली रेट्स विल आल्सो चेंज। लेट अस सपोज दैट बर्गर
Now, I mean, it has become expensive and it costs around 75 rupees or 80 rupees in India. इसका मतलब इंडिया की रुपये की वैल्यू कम हो गई. We'll have to pay 80 rupees now to get $1. तो ये हमारे रेट्स चेंज भी हो सकते हैं, अप्रिशिएट एंड डेप्रिशिएट अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन. अगर इन्फ्लेशन हमारे देश में ज्यादा है, दूसरे देश में कम है, तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी. और अगर हमारे देश में इन्फ्लेशन कम है, दूसरे देश में ज्यादा है, तो हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी. तो एक बात याद रखिएगा, जब हमारी करेंसी एप्रिशिएट होती है तो दूसरे कंट्री की डेप्रिशिएट होती है, और जब हमारी डेप्रिशिएट होती है तो दूसरे कंट्री की एप्रिशिएट हो जाती है. थर्ड थ्योरी इज बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी हमने शुरू में भी थोड़ी सी डिस्कस कर ली है. दिस इज डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी. तो बैलेंस पेमेंट्स में क्या होता है, यू मस्ट हैव स्टडीड दिस चैप्टर ऑल्सो, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इंटरनेशनल ट्रेड जब हम करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में वी राइट डाउन द आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, रिसीट्स एंड पेमेंट्स. तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज होता है. एक तरफ फॉरेन करेंसी की सप्लाई आ जाती है, एक तरफ फॉरेन करेंसी की डिमांड आ जाती है. हम उसको वर्टिकली भी डिवाइड करते हैं, हॉरिजेंटली भी डिवाइड करते हैं. देयर आर वेरियस अकाउंट्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. कोई अकाउंट होता है जिसको हम करंट अकाउंट कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड का अकाउंट भी होता है, करंट अकाउंट भी होता है, कैपिटल अकाउंट भी होता है. देन वी हैव ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम सारा टोटल देख लेते हैं कि हमारी किन किन हेड से फॉरेन करेंसी वी आर रिसीविंग एंड ऑन विच हेड्स वी आर स्पेंडिंग. तो अगर हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी में हम देखते हैं इनफ्लोज ज्यादा हैं और आउटफ्लोज कम हैं, तो इनफ्लोज ज्यादा होने से, आउटफ्लोज कम होने से हमारी करेंसी इंप्रूव हो जाती है. और इसी तरह से अगर आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है, तो हमारी करेंसी डिटीरियोरेट कर जाती है, या एडवर्स इफेक्ट पड़ता है उसके, या वो डेप्रिशिएट कर जाती है. तो ये सिस्टम हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का सिस्टम है. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मींस रेट्स आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. तो जैसे मार्केट में किसी भी चीज का रेट डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, सिमिलरली बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी सेज दैट द रेट्स इन द मार्केट्स of foreign currency, they are decided by demand and supply of foreign currency. Foreign currency की demand भी हो रही है, supply भी हो रही है, and there are various heads under which we are receiving foreign currency, and there are various heads on which we have to spend foreign currency. फॉरेन करेंसी खर्च भी करेंगे, फॉरेन करेंसी आएगी भी, और उसके रेट्स चेंज होते जाएंगे. ज्यादा आएगी, कम आएगी, या कम खर्च करेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे, कैसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे, उस सारे से हमारा रेट्स जो है डे टू डे बेसिस पे हम देखते हैं कि दे कीप ऑन चेंजिंग. हालांकि इंडिया में रेट्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन आरबीआई जो है मॉनेटरी अथॉरिटी, हाईएस्ट मॉनेटरी अथॉरिटी, वो इट कीप्स अ चेक ऑन मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट्स. क्योंकि हमें पता है कि एक्सचेंज रेट्स की मूवमेंट तो हमने अलाउ कर दी है, पर बहुत ज्यादा मूवमेंट्स नहीं होनी चाहिए, मैनेज्ड होनी चाहिए. तो उसके लिए आरबीआई के पास रिजर्व्स रहते हैं, और आरबीआई उसमें से सेल और बाय भी कर सकता है इन ऑर्डर टू मेंटेन स्टेबिलिटी. अब एक्सचेंज रेट फिक्स तो नहीं है, लेकिन आरबीआई ट्राइज टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट्स. तो सारी थ्योरीज में से अगर हम देखें, वी हैव डिस्कस 3 थ्योरीज ऑफ फिक्सेशन ऑफ एक्सचेंज रेट. वन वाज मिंट पैरिटी थ्योरी, जो कि आजकल तो रेलेवेंट नहीं है. देन देयर इज परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, एंड थर्ड वन इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स थ्योरी. तो ज्यादातर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स दे आर फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी. So of all the theories we have studied, the balance of payment theory seems to be more logical and more practical, as it takes into account all the factors which affect exchange rate. जैसे import export है, goods का, services का, inflation है, या आपकी interest rates हैं, या आपके current account के deficits हैं, जो भी चीजें affect करती हैं वो सारी balance of payments में आ जाती हैं. और exchange rate जो है वो demand and supply से affect होता है. और इस तरह से हमने देखा कि एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं. एक्सचेंज रेट्स की मार्केट्स कहाँ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से हम चले थे, एंड टुडे वी हैव shifted, almost all the countries in the world have shifted to flexible exchange rate system. तो और इंडिया ने तो आपने देखा ही है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, सारा मैनेज अभी भी आरबीआई से होता है. और फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए वी हैव वन एक्ट विच इज नोन एज फेमा एक्ट, 1999 में बना, 2000 में इम्प्लीमेंट हुआ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. सारी जो ट्रांजेक्शंस होती हैं फॉरेन एक्सचेंज की वो मार्केट के रेट पे होती हैं. देयर आर ऑथोराइज्ड डीलर्स हु डील इन फॉरेन करेंसी, बट अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ फेमा एक्ट. फेमा का जो एक्ट है उसकी वेरियस जो धाराएं हैं उसी के हिसाब से हम सारी पेमेंट्स और रिसीट्स ले सकते हैं, और ऑथोराइज्ड डीलर्स के साथ ही हम डील कर सकते हैं. आरबीआई सिर्फ ऊपर नियंत्रण रखता है फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर, पर डायरेक्टली मार्केट में सीधा इंटरफेयर नहीं करता. तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर फॉरेन एक्सचेंज. सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस on foreign exchange. Define exchange rate. How is it determined? Already I have discussed. What are the factors influencing it? And second question can be, what are the advantages and disadvantages of fixed and flexible exchange rates? Third question can be, explain balance of payment theory of rate of exchange. मैंने करी है ये सारी आपके साथ theory थोड़ी discuss.
And the last question, which is very important, is discuss the changes in the exchange rate policy in India after independence. तो independence के बाद हमने exchange rate policy में कैसे changes करे हैं, कैसे हम fixed exchange rate से pegged exchange rate पे आए, pegged exchange rate से हम कैसे फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स पे चले गए, और इंडिया का रुपी हमने कैसे कन्वर्टेबल बना दिया है ऑन करंट अकाउंट्स और मार्केट्स में। अब हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो मैनेज्ड है, लेकिन फिर भी फ्लेक्सिबल है, मैनेज्ड है और फ्लेक्सिबल सिस्टम है इंडिया का, और इससे हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बहुत इम्प्रूव हो गए हैं। आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट एक्सचेंज रेट, मैंने जो शेयर करना था आपके साथ। होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक. See you next time on some other topic. Thank you so much.